नमस्कार, मैं हूं तनीषा चौहान। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा में। स्पॉटलाइट हरियाणा के इस कड़ी में हम बात करेंगे प्रदेश में शिक्षा के हालातों पर। शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दे हैं प्रदेश में, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी है। तो बात करते हैं इन मुद्दों की और साथ ही करेंगे मुलाकात प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के साथ। स्पॉटलाइट हरियाणा में हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से असुरक्षा का भाव प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों में पैदा हो गया। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने कॉलेजों और स्कूल में भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि असुरक्षित माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। एक जमाना था जब स्कूल और कॉलेज शिक्षा के मंदिर कहलाते थे। शिक्षक का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता था। हाल ही की कुछ घटनाओं के बाद ये बातें महज किताबी बातें लगने लगी हैं। स्पॉटलाइट हरियाणा के इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों के बीच तेजी से बढ़ रही हिंसा की प्रवृत्ति की। पिछले दिनों कम से कम 3 घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में लोगों को सोचने पर मजबूर किया। सबसे पहले बात करते हैं सोनीपत जिले के गांव पीपली के सरकारी कॉलेज की। मंगलवार की सुबह शहीद दलवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय के 19 साल के छात्र जगमाल ने अंग्रेजी के लेक्चरर राजेश मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी। मलिक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जगमाल को क्लासरूम का अनुशासन भंग करने के लिए डांटा था। राजेश मलिक की हत्या से ठीक 2 महीने पहले यमुनानगर के एक स्कूल में एक छात्र ने अपनी प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी। यमुनानगर के स्वामी विवेकानंद स्कूल की प्रिंसिपल रितु छाबड़ा का कसूर भी सिर्फ इतना था कि उसने 12वीं कक्षा के छात्र शिवांश गोंबर को स्कूल का अनुशासन भंग करने के लिए टोका था। सितंबर 2017 में गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 2री कक्षा के छात्र की हत्या ने तो सबको झिंझोड़ कर रख दिया। इस छात्र की हत्या करने का आरोप इसी स्कूल के 11वीं क्लास के स्टूडेंट पर लगा। ये वे घटनाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं और हरियाणा की छवि को धूमिल किया है। इसके अलावा छुटपुट हिंसा, मारपीट और डराने धमकाने के मामले तो शिक्षण संस्थानों में आम हो चले हैं। इन हालातों के बीच टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स और टीचर्स के रिश्तों को भी ये हादसे प्रभावित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। और अब हम बात करेंगे प्रदेश के नकलचियों की। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है और परीक्षाओं में नकल की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। स्कूलों में इम्तिहानों का दौर जारी है। इसके साथ साथ नकल करने वालों और नकल करवाने वालों की व्यस्तताएं भी बहुत बढ़ गई हैं। नकल करने वाले और नकल रोकने वालों के बीच चूहा बिल्ली का खेल भी लगातार चल रहा है। नकलचियों के हौसले इस कदर बड़े हुए हैं कि कहीं बड़ा भाई छोटे भाई की जगह पेपर दे रहा है तो कहीं दोस्त अपनी दोस्ती निभा रहा है। नकल और जालसाजी के जरिए इम्तिहान पास करने की ये समस्या किस कदर भयावह रूप ले चुकी है, इसका अंदाजा शिक्षा बोर्ड के ताजा आंकड़े करवा रहे हैं। परीक्षाओं का दौर अभी जारी है और इम्तिहानों में यूएमसी यानी गलत तरीके इस्तेमाल करने के 1064 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि पिछले साल यानी 2017 में करीब 4500 इस तरह के मामले दर्ज किए गए थे। नकल रोकने के लिए हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड के फ्लाइंग स्क्वाड लगातार छापेमारी कर रहे हैं। सोनीपत में तो इस छापेमारी के दौरान 3 सेंटर्स को रद्द भी कर दिया गया। बोर्ड की इंस्पेक्शन टीम जब सोनीपत के गांव बुटाना और कुंडली के सेंटर्स में पहुंची तो पाया कि फिजिक्स का पेपर पहले से ही लीक हो चुका है। भारी मात्रा में नकल की सामग्री भी स्कूल परिसरों से बरामद की गई। दोनों मामलों में पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करवाई गई। झज्जर के सुबाना और छूचकवास गांवों में भी नकल का तांडव देखने को मिला। इन गांवों में भी परीक्षा केंद्र को निरस्त कर दिया गया। बड़े पैमाने पर हो रही नकल की इन घटनाओं ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। क्या कारण है कि राज्य के विद्यार्थी मेहनत कर अच्छे अंक लाने की जगह जालसाजी और धोखाधड़ी के सहारे अपनी जिंदगी की नैया पार लगाने की जुगत में नजर आ रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार प्रशासकीय तौर तरीके जरूर आजमा रही है, लेकिन समस्या की गहराई तक जाने का प्रयास नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़।
शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में। और सर, शिक्षा का विभाग बहुत ही अहम विभाग है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या समझ पाए हैं 3 सालों में कि शिक्षा की इस वक्त प्रदेश में क्या तस्वीर है? आपने सही फरमाया कि शिक्षा का जो विभाग है, आजकल प्रांत की सरकारों में, केंद्र की सरकारों में इस विभाग को कोई लेना नहीं चाहता जी। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि शिक्षा, संस्कार और संस्कृति ये भारत का पूरे ब्रह्मांड में ये पेटेंट रहा है जी। शिक्षा व्यक्ति निर्माण का काम है, जो कि सबसे कठिन काम है। बाकी तो घटाव जोड़ सब जो है एक नैतिकता के ऊपर आधारित, नैतिकता पर विश्वास करने वाला एक कॉन्फिडेंट नागरिक को तैयार करना, ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा सर, बहुत से मुद्दे हैं अगर शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही आम सी बात जो बहुत खास बनती नज़र आ रही है कि जिस तरह से स्कूल और कॉलेज असुरक्षित होते जा रहे हैं। मंगलवार को भी जो है सोनीपत के खरखौदा में एक बच्चे ने अपने लेक्चरर को गोली मार दी। उससे पहले यमुनानगर में हादसा हुआ, उससे पहले प्रद्युमन हत्याकांड। ये असुरक्षित कैसे होंगे स्कूल या कॉलेज? देखिए तनिषा जी, बड़ा मौलिक प्रश्न आपने पूछा है। कुल मिलाकर के विश्व की एक स्थिति है, हर समय में आजकल बच्चे, माँ बाप जो है वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। दोनों माता पिता नौकरी करते हैं, बच्चे के लिए उनके पास समय नहीं है। सुबह शाम भी वो माता किट्टी पार्टी में व्यस्त हो जाती है, बाप और किसी पार्टी में व्यस्त हो जाता है, क्रेच में पैसा देके और बच्चे को फेंक आते हैं। पर कहीं ना कहीं उनका विश्वास होता है कि स्कूलों में वो सुरक्षित है। नहीं, ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि एक पूरे विश्व की स्थिति इस बारे में, यमुनानगर में एक विद्यार्थी को उस अध्यापक ने उसको डांट दिया, वो उसने मन में गांठ मार ली और वो पिस्तौल उठा के लाया, प्रिंसिपल को मार दिया। अमेरिका में तो बच्चे ने 18 बच्चों को मार दिया। वक्त के बदलाव के साथ सरकार ने अपनी नीतियों को कितना बदला है? कहाँ देखा है कि उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो चिंतन हो? नहीं, हमने बदला है। जैसे शुरू में गीता को जब पाठ्यक्रम में हमने शामिल किया तो कुछ जगह से बहुत प्रशंसा आई, कुछ कॉर्नर में हमारी इस बात को लेके आलोचना भी हुई। परंतु बाद में पूरे जब विश्व स्तर पर हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाई कुरुक्षेत्र में, और उसमें 34 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दैट इवेंट, और फिर हमने हर जिले में मनाई। बार बार विपक्ष भी ये आरोप लगाता है कि भगवाकरण शिक्षा का भी हुआ है। गीता और गायत्री में सरकार अटक गई है, लेकिन जो रियल मुद्दे हैं उन पर सरकार नहीं पहुंच पा रही। गायत्री जो मंत्र है, ये जो आध्यात्मिक पुरुष है उन सब ने भगवान की स्तुति, भाई ईसा मसीह की स्तुति, नानक की स्तुति, हजरत मोहम्मद की स्तुति, ये जो धार्मिक कुरान है, ये जो बाकी 100 धार्मिक ग्रंथ हैं, ये सब अपने अपने हिसाब से भगवान की स्तुति है। मैं आपकी बात बिल्कुल उस पर सहमत हूँ अगर हम गीता या गायत्री की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा गीता गायत्री तक कैसे सिमट सकती है? बहुत से मुद्दे हैं, टेक्निकल एजुकेशन का, स्किल डेवलपमेंट का। कई जगह पर अगर हम सरकारी स्कूलों के हालात देखते हैं, ऐसों में आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार का ज़्यादा फोकस इन चीज़ों के ऊपर हो गया? नहीं, हमारा कौशल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कौशल विकास के लिए भगवान विश्वकर्मा विश्वविद्यालय हमने पलवल में दूधोला गांव में प्रारंभ कर दिया। जितना टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, हम तो स्कूल से ही रोजगार के साथ शिक्षा को जोड़ के देखना। जो बच्चा ग्रेजुएशन करके निकले वो कोई न कोई उसको कौशल हो,
वो टाइपिस्ट हो, वो टेक्निकली साउंड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक टेक्निकल हो, मैकेनिकल हो, हम तो बहुत इस पर जोर दे रहे हैं। बहुत ही छोटी सी बात है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन नकल हर बार की तरह इस बार भी है। ये तस्वीरें बार बार सामने आना, वहाँ पर ये मुद्दे अलग हो जाते, लेकिन धरातल पर तस्वीरें बहुत अलग नजर आ रही हैं सर। ये बात तनिषा जी, मैं आज ये कहूँ हरियाणा में भाई 100% नकल बंद कर दी, तो मैं ये बात ठीक नहीं तस्वीरें नकल हो रही है, परंतु पिछले वर्षों से कम हो रही है। जैसे हमसे पहले सरकार ने एचटेट की परीक्षा होती है जी। 9 जिलों में सरकार ने कह दिया कि हम रोहतक में, झज्जर में, महेंद्रगढ़ में, पलवल में, भिवानी में, ये 9 जिले हैं, हम इनमें परीक्षा नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ नकल होती है, हम ये व्यवस्था नहीं कर सकते। और 9 लड़कियाँ, पलवल की लड़कियाँ अम्बाला परीक्षा देने जा रही थी, पानीपत में आके एक्सीडेंट में मारी गई। हमने आते ही कहा हर जिले में परीक्षा कराएंगे और कोई लड़की अपने जिले से बाहर परीक्षा देने नहीं जाएगी। हमने वो कराए। अब तक कम से कम भी 12-13 लाख बच्चों की हमने परीक्षा कराई, उसमें पेपर लीक हुआ, हमने दोबारा कराया। इस खास बातचीत में भी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहे पीटीसी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और स्पॉटलाइट हरियाणा में हम बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के साथ। बात यह है, अगर हम असर की रिपोर्ट देखते हैं 2017 की, तो हम देखते हैं कि जहां हम बात कौशल विकास की कर रहे हैं या शिक्षा को आगे ले जाने की कर रहे हैं, वहां बहुत से बच्चे गांवों में खासकर ऐसे हैं जो कि लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते, कहा हुआ लिख नहीं सकते। तो जहां पर ऐसे हालात हैं वहां पर नकल तो चलेगी, उनको आता ही नहीं है। अभिभावक भी साथ दे रहे हैं, टीचर भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट क्लियर करना है, अभिभावक दे रहे हैं कि बच्चा पास हो जाए। ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा एक गंभीर स्थिति है। इस पर किस तरह से इससे ऊपर नहीं, ये आपने सही फरमाया। ये असर की रिपोर्ट हमारे पास भी है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है 3 सालों में, और में हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो तनिषा जी व्यक्ति निर्माण का जो काम है, ये 1-2 साल का काम नहीं है। लेकिन 3 सालों में आपको क्या लगता है 3 सालों में कहाँ उठे हैं? 3 सालों में हमने मूलभूत, एक तरफ एजुकेशन इज सो वास्ट ए फील्ड, 2 चीजों में, एक तो प्राइवेट एजुकेशन है, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लोग चलाते हैं, उधर तो शिक्षा व्यापार हो गई है। राजकीय विद्यालय में, अब जैसे हमारे विद्यालय हैं, हमने 22 जिलों में मॉडल संस्कृति एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर जिले में खोला है। अब ये चंडीगढ़ शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र है, या यूनिवर्सिटी भी है। पंचकुला का हमारा जो सार्थक विद्यालय है, ये इन 3-4 सालों की परिश्रम से, उसमें अध्यापक हर सब्जेक्ट का देते हैं, विज्ञान पढ़ाने वाले अलग हैं, पीजीटी अलग हैं, प्रोफेसर्स अलग हैं। आज हमारा जो सार्थक विद्यालय में जो एडमिशन की लाइन है, वो डीपीएस से भी बड़ी लाइन है। कबीर विद्यालय से छोड़ करके सार्थक में बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं। सर, स्कूल्स ओपन हुए हैं, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है सर, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं फीस नहीं है, फीस नहीं है, लेकिन शिक्षक कभी सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को लेकर, कभी मतगणना और जनगणना के फेर में फंसे हैं। तो शिक्षक नहीं है स्कूलों में। अगर सरकारी स्कूलों की बात करते हैं और धरातल की सच्चाई, आप भी इत्तेफाक रखेंगे नहीं, कि है ये आपने सही पूछा है कि शिक्षक एक ऐसा कर्मचारी लोगों ने मान लिया था कि भाई अब वो शिक्षक भी वैसे नहीं रहे, वो भी अपने हकों के लिए सड़कों पर हैं। पहले जो होते थे वो अपने हक नहीं देखते थे, लेकिन अब सड़कों पर है। नहीं, वो सड़कों पर है। काफ़ी हमने समाधान किया है। जैसे एक कैटेगरी गेस्ट टीचर की थी, पिछले 15-16 सालों से वो लोग लगे हुए हैं। हमने कहा था कि हम आएंगे तो आपको रोज़गार आपका छीनेंगे नहीं। असेंबली में हम रोज़ जवाब देते हैं। 22,000 गेस्ट टीचर्स थे, और पिछली सरकार की जो
ACS एजुकेशन थी, वो एक एफिडेविट दे के गई कि भाई 322 दिन के बाद हम इन सब को हटा देंगे। हम जब सरकार में आए तो हमने उसके उलट एक एफिडेविट दिया। हमारे एक चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ स्ट्रिक्चर भी माननीय हाई कोर्ट ने किया। मैंने कहा इनकी नौकरी बचाने के लिए, और हमने कहा नहीं, हमारे पास स्कूलों में वैकेंसीज हैं, इसलिए हम इनको नहीं हटा सकते। आज तक हम उनको रखे हुए। वहीं सर, अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, कमर्शियल हो चुके हैं, हालात सबके सामने हैं, उन पर नकेल कैसे कसी जा सकती है? उनके लिए एजुकेशन पॉलिसी में आपके लिए क्या है कि उनको भी एक डर है? देखिए, पॉलिसी की बात तनिषा जी, बात नकेल कसने की नहीं है। भाई कुछ अच्छी संस्थाएं हैं, हिंदू कॉलेज सोनीपत है, गीता स्कूल कुरुक्षेत्र है, DAV संस्थाएं हैं, सनातन धर्म संस्थाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ संस्थाएं अच्छा काम भी कर रही हैं। सर 134 की बात आती है क्योंकि एडमिशन्स होने वाली है। अब इस बार भी कहा गया है कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से हुआ, लेकिन पिछली बार बहुत हल्ला मचा है। उसमें किस तरह से एडमिशन्स का प्रोसेस रहेगा? ज्यादा मचा था और 17-16 में उसके बारे में हम शुरू से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आ रही हैं, उसका विरोध कर रही हैं। उनका विरोध वो इसलिए कर रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई ये जो गरीब का बच्चा है, ये 15% आप भी लीजिए। फिर हमने कई करोड़ रुपया उन गरीब बच्चों को उन संस्थाओं में दाखिल करा के हमने उनको पैसा दिया। 134A जो है, ये RT एक्ट में भी, जैसे पिछले कपिल सिब्बल साहब एक बहुत बड़ी हानि कर गए, उन्होंने एक पॉलिसी बना दी, नो डिटेंशन पॉलिसी। उसका काफी बुरा असर देखने को उसका बुरा असर नहीं, बच्चे फ्री हो गए। नो डिटेंशन पॉलिसी मीन्स भाई आप स्कूल में जाइए मत जाइए, परीक्षा तो होनी नहीं, आपको अगली क्लास में तो जाना ही जाना है, पढ़िए चाहे मत पढ़िए। बच्चे की मानसिकता ही खराब हो गई। आने वाले दिनों में हम पार्लियामेंट में एक संविधान में छोटा संशोधन करके ये RT एक्ट जो है, इसके बारे में, और उसके बाद 8वीं का भी बोर्ड की परीक्षा होगी, 5वीं की भी होगी, क्योंकि उससे बच्चे का एक सीखने का, उसको ये लगता है कि परीक्षाएं आ रही हैं, एक बोर्ड का अपना ही एक वो। सर इन सारी चीज़ों में अगर शिक्षा की बात करते हैं तो छात्र संघ चुनाव का मुद्दा सियासी भी बना, और अदरवाइज भी अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये मुद्दा काफ़ी बड़ा बना, और आपके घोषणा पत्र में भी था, लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो गए। क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं, इस बार हमने सबको आश्वस्त किया है। तो यानी कि इस बार से ये हम मानकर पीछे हमने कहा था, हमने एक 3 वाइस चांसलर्स की कमेटी बनाई थी, उसने 4 महीने की बजाय 5 महीने में एक रिपोर्ट दी थी, और INSO NSUI के जो संगठन के लोग हैं, पंचकूला रेड बिशप में मेरी उनसे वार्ता भी हुई थी। और अगला जो सत्र है जुलाई का, जो महाविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हमने सिद्धांत इसके छात्र संघ के चुनाव की बात को स्वीकार किया। यानी कि इस बार से हम देखेंगे कि उसके ऊपर काफी काम हो गया। सर जो कमेटी है ना, उसने रिपोर्ट दी है, उसने रिप्रेजेंटेटिव टाइप से, उसने वो जैसे बनारस BHU का उसमें कुछ उदाहरण है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के उदाहरण हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के उदाहरण हैं, जहाँ छात्र संघ के चुनाव रेगुलरली होते हैं। पर इसके लिए इतने सड़कों पर क्यों उतरना पड़ गया बच्चों को? क्यों इतने क्यों नहीं सर? 3.5 साल बच्चे नहीं उतरे तनिषा जी, जो भी होता है उनको क्यों मौका दिया गया सर? मौका क्यों मिला उन्हें? कुछ राजनीतिक दल मुद्दा विहीन हो गए। अब जैसे असेंबली चल रही, बजट, एक विधायकों को, विपक्ष को अपनी बात कहने का इतना समय सदन में होता है, और महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा हुई, मैक्सिमम लोगों को बुलवाने का प्रयत्न हुआ। अब बजट पर
चर्चा हो रही है। जी, मैं जरूर मानती हूँ, लेकिन 3.5 साल बीते, आपकी तरफ से भी तो बीते ना। अगर वो आए हैं, हम मानते हैं वहाँ सियासत है, लेकिन आपकी तरफ से देखिए तनिषा जी, हमारी तरफ से हम सबको ये मालूम है कि आप लोगों की तो रोजगार पक्का है, हमको तो अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए हर 5 साल जनता में जाना पड़ता है। हमको ये मालूम है कि और कई बार जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको ये वहम हो जाता है कि भी लोग तो हो हल्ला करोगे, सरकार के खिलाफ नारे करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अखबार में छपोगे, उत्पात करोगे तो ही लोग अच्छा मानते हैं। अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी को वो जाहिर करना चाहते हैं शायद किसी भी तरीके से। मौजूदगी के जाहिर करने का तनिषा जी, विधानसभा में उनको सीट मिली हुई है, उनकी सीट के पास माइक भी है, सारा सदन में जो बात कही जाती है उसका महत्व है। हम तो पुराने लोगों में हैं, 5वीं बार में विधायक बना हूँ प्रभु कृपा से, लोगों की मेहरबानी से। तो हमको तो हमारी पार्टी प्रशिक्षण देती रही कि विधायक को और संसद सदस्य को हमारा प्रशिक्षण होता है, आज भी होता है, और वेल में नहीं जाना और एक मर्यादा में अपनी बात कहनी है, स्पीकर से पूछ करके खड़ा होना है। यहाँ तो भाई लोग हर 10 मिनट के बाद वेल में आ जाते हैं। जी, हम उम्मीद करते हैं कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आगे हम शिक्षा में काम कर पाएंगे और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो स्पॉटलाइट हरियाणा में ये थी हमारी खास पेशकश शिक्षा के मुद्दों पर। हमने शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की है और साथ ही खास बातचीत की है हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के साथ। उम्मीद करते हैं कि स्पॉटलाइट हरियाणा का ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आगे भी आप देखते रहेंगे हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों पर हमारी चर्चाएँ, और साथ ही करेंगे हम मुलाकात हरियाणा से जुड़ी शख्सियतों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।